हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर रितु सक्सेना एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोटेक ज्ञान में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए डबल हेलिक्सेस है, वाइल आरएनए से सिंगल हेलिक्सेस है, और वो कैसे स्टेबल होते हैं। डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ए बी एंड जेड। अब हम देखेंगे आरएनए के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आरएनए से कि आरएनए का हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है। पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा कि आरएनए का क्या न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक होता है, कैसे बेसिस उसमें अटैच होते हैं, कौन कौन से बेसिस होते हैं। तो उसको हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। तो आरएनए को हम पहले से बोल रहे हैं, जैसे आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में भी। और इसमें भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन इज कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। इसमें ए एंड यू की पेयरिंग होती है। ए एंड यू जो है वो डबल डबल बॉन्ड बनाता है, और वाइल जी और सी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर हो गया आरएनए का। फिर उसके बाद अगर आरएनए की फंक्शंस की बात करें तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो हमारे दो प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो आरएनए के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे रोल प्ले करते हैं, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डीएनए से प्रोटीन बनाने में आरएनए इंटरमीडिएटरी मॉलिक्यूल हम उनको बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं की मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इस सारे प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरएनए के कितने टाइप होते हैं। तो आरएनए तीन टाइप के होते हैं, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। अब एम आरएनए क्या होता है? एम आरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। इसको हम इंटरमीडिएट आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। फिर टी आरएनए का मतलब हो गया ट्रांसफर आरएनए। इसको हम अडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, अडाप्टर। आर आरएनए राइबोसोमल। सो अब चलिए सबसे पहले देखते हैं डिटेल में एमआरएनए। एमआरएनए कैसे पता चला कि एमआरएनए भी एग्जिस्ट करता है, या आरएनए का क्या रोल होता है? तो हमारे एक बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनार्ड ने फाइंड किया कि जब डीएनए से प्रोटीन बन रहा है, हमारा डीएनए से प्रोटीन बनता है, तो ये ऐसे ही नहीं बन जाता। इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल लगते हैं जिसको हम एमआरएनए बोलते हैं। तो उन्होंने इस मॉलिक्यूल को एमआरएनए बोल दिया। तो एमआरएनए जो होता है टोटल सेलुलर आरएनए का 5% ही होता है, परसेंटेज। एक सेल में जितना भी आरएनए होता है उसका 5% हमारा एमआरएनए होता है। तो और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में मतलब ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है इसका, राइट हैंडेड, ठीक है। राइट हैंडेड सिंगल स्ट्रैंड होता है इसमें, सिंगल स्ट्रैंड। इसके स्ट्रक्चर में दो मेन रीजन होते हैं, कैप रीजन जो प्रेजेंट होता है 5' एंड पे, और टेल रीजन जो प्रेजेंट होता है 3' एंड पे। तो अब इन कैप और टेल को देखते हैं पहले। कैप रीजन इज प्रेजेंटेड 5' एंड पे, और ये मल्टीपल ग्वानिन रेसिड्यू से बना होता है, और ये हेल्प करता है एमआरएनए को एंटर करने में राइबोसोम्स में, ताकि वो आगे फर्दर फंक्शन कर सके प्रोटीन बनाने के लिए। और टेल रीजन जो होता है हमारा, टेल 3' एंड पे, और इसे पॉली ए टेल भी बोलते हैं। पॉली ए टेल मतलब बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज अटैच होते हैं इसके टेल पे और 3' एंड पे। और इसका मेन फंक्शन जो होता है, इसको एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से बचाना या प्रोटेक्ट करना भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको प्रोटेक्ट करती है ये टेल। तो ये हमारा ऑल अबाउट एमआरएनए हो गया कि इसका क्या फंक्शन है, कैसा स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं कि एमआरएनए भी हमारे मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक टाइप के हो सकते हैं।
तो अब सबसे पहले हम देखते हैं सिस्ट्रॉन क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस जब वो एटीजीसी की फॉर्म में क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम जीन भी बोल देते हैं। तो जीन को ही क्यों सिस्ट्रॉन या सिस्ट्रॉन बोला जाता है, सिस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं जीन को। तो वहीं से हमारा आया है मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब जैसे ये एक आरएनए है, एमआरएनए है, इसका 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड, और ये सिर्फ एक ही जीन को कोड करता है या एक ही प्रोटीन बनाता है, तो इसे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक बोल देते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक। वही अगर हमारा कोई और एमआरएनए है और वो मल्टीपल प्रोटीन बनाता है या मल्टीपल जीन को कोड करता है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल जीन को, इसका 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम, तो इसे हम बोल देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बनाता है। तो ये हमारा दो टर्म्स हो गई हमारी, पॉलीसिस्ट्रॉन मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब चलते हैं हमारे आरआरएनए की तरफ। आरआरएनए का जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं हमारे सेल में प्रेजेंट एक ऐसा मतलब वो होता है, ऑर्गेनली बोल सकते हैं, जिसकी दो सब यूनिट होती है, स्मॉल और ये लार्ज। तो स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट होती है। तो ये कैसे फॉर्म होती है, जब आरआरएनए जो होता है वो प्रोटीन के साथ, आरआरएनए प्लस प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है, तब वो राइबोसोम्स बनाता है। और राइबोसोम्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में, और बोल सकते हैं ट्रांसलेशन के फंक्शन में राइबोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये देखते हैं आरआरएनए का क्या रोल होता है। आरआरएनए जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा आरआरएनए। तो इस राइबोसोम के अंदर ही हमारा आरआरएनए प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा आरआरएनए कहलाता है, ठीक है, आरआरएनए। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एक्टिविटी होती है इसको राइबोसोम एक्टिविटी भी बोला जाता है, राइबोजाइम एक्टिविटी, सॉरी, राइबोजाइम एक्टिविटी भी इसको बोला जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब जो हमारे आरआरएनए होते हैं ना, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो हमारे आरआरएनए होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो राइबोसोम से प्रेजेंट होते हैं। ये तो मैंने बताया कि एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है, और इस प्रोकैरियोट में हमारा 70s राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट में 80s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, और प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम्स होते हैं। तो 70s राइबोसोम्स में किस टाइप के कौन कौन से आरआरएनए होते हैं, एक होता है 16s आरआरएनए, 23s एंड 5s आरआरएनए, 5s आरआरएनए। और 80s में प्रेजेंट होते हैं हमारे 18s आरआरएनए, 28s, 5s एंड 5.8s आरआरएनए। प्रोकैरियोट में चार टाइप के आरआरएनए होते हैं, यूकैरियोट में, एंड प्रोकैरियोट में 3 टाइप के आरआरएनए होते हैं, और यूकैरियोट में 4 टाइप के आरआरएनए होते हैं। और यूकैरियोट के राइबोसोम्स को 80s बोला जाता है और प्रोकैरियोट के को 70s बोलते हैं। अब चलते हैं, अब देखते हैं हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। टीआरएनए का को हम अडाप्टर मॉलिक्यूल या अडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, अडाप्टर मॉलिक्यूल। तो टीआरएनए का सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया था रॉबर्ट हॉलिनिस्ट का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। तो टीआरएनए क्या होता है, ये जो मॉडल आप देख रहे हो उसका, इसे क्लोवर लीफ मॉडल भी बोला जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल। ये बहुत ही मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको, प्रचलित मॉडल है टीआरएनए का। तो सबसे पहले जो हमारा जो ईस्ट का टी एलानीन आरआरएनए था उसको सीक्वेंस किया गया, और वहां से हमें बताया गया कि ये जो टीआरएनए होते हैं ऑलमोस्ट लाइक 76 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट मेनली 76 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं।
और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और इसके 4 आर्म्स होती हैं। तो क्या कौन कौन सी आर्म होती है? सबसे पहले देखते हैं असेप्टर आर्म। असेप्टर आर्म, और इसे अमाइनो एसिड आर्म भी बोला जाता है। अमाइनो एसिड आर्म क्यों बोलते हैं? इसका जो 3' एंड होता है ना, यहाँ पे CCA अटैच होता है, ऐसे करके CCA। तो इस ए जो 3' एंड के ए से के 2' और 3', या तो 2' या 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अमाइनो एसिड अटैच होता है, तो इसीलिए इसे असेप्टर आर्म और अमाइनो एसिड आर्म बोला जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एंटीकोडॉन आर्म। यहाँ पे एंटीकोडॉन अटैच होता है, इसीलिए एंटीकोडॉन बोलते हैं। एंटीकोडॉन क्या होता है ये हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद हमारा हो गया डी आर्म और टी आर्म। डी आर्म और टी आर्म का मेन फंक्शन तो जो होता है वो टीआरएनए का ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में होता है। बट इसमें जो डी आर्म होता है ना, उसमें एक अनयूजुअल अमाइनो एसिड होता है, उसे बोलते हैं डाईहाइड्रोयूरिडीन। डाईहाइड्रोयूरिडीन। और टी आर्म को हमारा टी साइसी आर्म भी बोला जाता है। टी साइसी आर्म भी बोला जाता है, और इसमें भी एक हमारा अमाइनो एसिड होता है राइबोथाइमिडीन। राइबोथाइमिडीन, इसीलिए तो ये इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। 4 आर्म्स हो गई, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और ये जो वेरिएबल लूप होता है, ये किसी में होता है, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, और अभी इसका फंक्शन थोड़ा अनसर्टेन ही है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या उनमें डिफरेंसेस है हमारे mRNA, tRNA और RNA। तो mRNA को जैसे मैंने बोला मैसेंजर RNA भी बोलते हैं, मैसेंजर या क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। rRNA इज राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA। tRNA इज ट्रांसफर RNA। फंक्शन देखें तो mRNA क्या करता है, डीएनए से प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। आरआरएनए जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड में हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड में हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और टीआरएनए भी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो एमआरएनए होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। आरआरएनए जो होता है हमारा स्फेरिकल टाइप का होता है, और टीआरएनए का तो क्लोवर लीफ मॉडल होता है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। कोडॉन और एंटीकोडॉन की बात करें, इसमें कोडॉन प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, और इसमें एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर में, और कैसे ये फंक्शन करते हैं, कैसे प्रोटीन फॉर डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कैसे उनमें हेल्प करते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, वो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि हमारा जो आरएनए होता है ना, वो डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो क्या क्या बनाता है और क्यों बनाता है, ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बनाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेयर पिन लूप और स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर। स्टेम एंड लूप, और इसका मतलब हो गया कि एक ऐसे स्टेम है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, मे बी यहाँ पे AUGC होगा, और बट लूप मतलब कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है उन न्यूक्लियोटाइड में, तो वो बाहर की तरफ ऐसे उन्होंने लूप बना लिया या बल्जिंग कर ली। जैसे यहाँ पे स्टेम बना रहे हैं ये पूरा, लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो वो बाहर निकल के उन्होंने बल्जिंग कराई, इसे बल्ज लूप भी बोलते हैं। हेलिक्सिस का मतलब सेम वही हो गया कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ए में भी ए होगा, AUGC होगी, तो इन्होंने डबल हेलिक्सिस बना ली, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोल सकते हैं हम उसे। मल्टी ब्रांच लूप का मतलब हो जाता है कि बहुत सारे स्टेम्स जो होते हैं वो एक ही लूप पे आके एंड कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे ये स्टेम आ रहा है, ये स्टेम आ रहा है, ये स्टेम आ रहा है, तो ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है या पेयरिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये मल्टी ब्रांच लूप बना लिया इन्होंने। इंटरनल लूप मतलब जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो मतलब स्टेम बन रहा है, डबल हेलिक्स से स्टेम चला रहा है, बट कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे हैं जो कॉमन, उनमें कुछ पेयरिंग नहीं हो सकती, तो वो अंदर की तरफ इंटरनल लूप बना लेते हैं।
तो इस तरह से हमारा जो आरएनए होता है, जो उसके जो कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से वो स्ट्रक्चर बना लेता है, और स्ट्रक्चर बना लिया उसने, स्टेम स्ट्रक्चर हो गया या हेलिक्सेस हो गया, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से बन गए। जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री है, ए यू जी सी है, बट कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है जिसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बट वो स्टेम के बीच में आ रहे हैं, तो वो बाहर की तरफ निकल के हेयर पिन बना लेंगे या लूप बना लेंगे, बल्जिंग कर लेंगे, मल्टी ब्रांच लूप बना लेंगे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर हम आरएनए में बहुत कॉमन है। तो क्यों कॉमन है, मतलब क्यों आरएनए स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर है। सिंगल स्ट्रैंडेड है तो कुछ अनस्टेबिलिटी उसे फील होती होगी, हालांकि है स्टेबल, बट वो ज्यादा स्टेबल फील करता होगा अपने 3D स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर में। कुछ स्टेम एंड लूप में उसको ज्यादा स्टेबिलिटी फील हो रही है, और वो थर्मोडाइनमिकली भी स्टेबल फील हो जाता है 2D स्ट्रक्चर्स में। इसीलिए वहां पे हमारे आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्म होने का सबसे बड़े नेचर कारण है सिंगल स्ट्रैंडेड एंड थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। एंड तीसरा कारण है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मतलब जैसे एक ये आरएनए स्ट्रैंड है, AUGC है, फिर यहाँ पे ए करके है, फिर यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है, मतलब GCAU। तो अब ये वाले इससे एक स्ट्रैंड बना लेंगे, मतलब इस टाइप से डबल हेलिक्स बना लिया इन्होंने, AUGC इस तरह से, और UACG, बट जो ए करके है वो बाहर की तरफ निकल गए। तो कुछ मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्री है बट कुछ बाहर की तरफ है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये डबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से भी बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी हो गई हमारी। फिर उसके बाद हो गया हमारा, मतलब ये हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या है तो 3D स्ट्रक्चर, बट उसमें भी देख रहे थे हम लोग कि स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर्स भी है, तो वो मतलब जीन एक्सप्रेशन में भी हेल्प करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइबोजाइम एक्टिविटी में हेल्प करता है। तो ये फंक्शन भी करता है अगर जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है तो ये हमारे हो गए आज का लेक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज, उनके फंक्शन स्ट्रक्चर, क्या वो फंक्शन करते हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बनाता है आरएनए, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि आज के हमारे की टेक अवेज क्या है। तो की सबसे इंपॉर्टेंट की टेक अवेज है, आरएनए तीन टाइप के होते हैं, mRNA, rRNA एंड tRNA। तो इनके भी डिफरेंट फंक्शन हमने देखे। ये प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की तरह। आरआरएनए का जो फंक्शन होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। टीआरएनए का फंक्शन जो है वो अडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह टीआरएनए वर्क करता है। फिर उसके बाद हमने देखा डिफरेंट इनके बीच में डिफरेंसेस देखे, इनके क्या फंक्शन में डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है, डिफरेंट टाइप डिफरेंसेस आरएनए टाइप्स में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए के आज हमने देखे, और क्यों वो वाई आरएनए फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वाई आरएनए फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी कि पहला तो सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हो गए हमारे, एंड देन थर्ड हो गया थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी की वजह से, डायनेमिक स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो ऑन द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।